हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है मैं आपको आगे का टॉपिक कराने जा रही हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर का। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ गुडविल या फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं जब हम गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, या हमारी गुडविल जो है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। तो पहला होता है कि फेवरेबल लोकेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर जो भी कस्टमर है वो आराम से पहुँच सके। एक ऐसी प्लेस होनी चाहिए जो कि कन्वीनियंट प्लेस होनी चाहिए। अगर आपका बिजनेस एक ऐसे एरिया में लोकेटेड होगा जहाँ पर कस्टमर आसानी से नहीं पहुँच पाएगा, तो जो बिजनेस है वो रन अप ही नहीं कर पाएगा और जो गुडविल है वो अच्छी नहीं होगी। बिजनेस का जो लोकेशन होता है वो आपका प्रोमिनेंट या फिर आप कह सकते हैं कन्वीनियंट प्लेस पर होना चाहिए, जिसकी वजह से जो कस्टमर है अट्रैक्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गुडविल होगी बिजनेस की। ठीक है। उसके बाद है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर बिजनेस जो है रन किया जा रहा है किसी भी एक्सपीरियंस या एफिशिएंट मैनेजमेंट के द्वारा, तो जो प्रॉफिट्स हैं वो राइज होंगे और प्रॉफिट राइज होने की वजह से जो वैल्यू है गुडविल की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो है मैनेज कर रहा है बिजनेस को, जिसको बिल्कुल भी किसी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो प्रॉफिट्स जो है वो डाउन हो जाएंगे और प्रॉफिट डाउन होंगे तो जो वैल्यू होगी गुडविल की वो भी डाउन हो जाएगी। ठीक है। द लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस, कि कोई भी ओल्डर बिजनेस है, ओल्डर बिजनेस जैसे अगर हम बहुत सारे हम जो है नाम जानते हैं, आपका पेप्सी नाम हो गया, आपका ब्रांड नेम हो गया। ठीक है। और आपकी मैगी का ब्रांड नेम है, आपका जो है लक्स का है, नंबर वन है, और आपके जो लेस हैं इनका है, यानी बहुत सारे ऐसे ब्रांड नेम हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड भी हैं, लेकिन फिर भी उनके जो कस्टमर्स हैं वो उनसे अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि वो ओल्ड है और उनकी एक ऐसी रेपुटेशन है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। तो जैसे बिजनेस अगर आप चाहते हैं कि आपका लॉन्गर रहे, तो बिजनेस इंटरप्राइज को अपनी एक रेपुटेशन बनानी पड़ेगी जिससे कि जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट हों। तो जो भी ओल्डर बिजनेस ही सबसे ज़्यादा बेटर नोन बिजनेस माना जाता है कस्टमर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर्स को उनके ऊपर एक सेटिस्फैक्शन बना रहता है। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स में क्या है कि अगर कोई बिजनेस जो है डील्स करता है डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर, तो उसके जो प्रॉफिट्स होंगे वो सब जो है बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सीधी सी बात है कि अगर आपको जैसे जो आपका डेली का आप राशन लेते हैं, आटा लेते हैं, आप अपने घर के लिए जो भी आप दाल ले रहे हैं, तो इस तरह के अगर जो है इस तरह से बिजनेस में डील करता है कोई भी बिजनेसमैन, तो क्या होता है कि वो डेली जो है कस्टमर को वो प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो बिजनेसमैन है वो अपनी गुडविल को बढ़ा सकता है। लेकिन अगर कोई जो बिजनेसमैन है वो फैंसी गुड्स के अंदर डील करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके प्रॉफिट्स बिल्कुल सर्टेन रहें, हर टाइम सेम रहें। लेकिन ये जो है हर टाइम सेम वाला केस ऊपर वाले में हो सकता है, यानी डेली यूज़ वाले में, लेकिन फैंसी गुड्स में नहीं हो सकता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उस टाइम पर वो चीज़ें लेना चाहे। जैसे अगर अभी ये कोविड-19 आया था, ठीक है, जो आपके नेसेसरी गुड्स थे उनकी डिमांड तो सही थी, उन्होंने तो पैसा कमा लिया, और जो हॉस्पिटलाइज गुड्स हैं, आपके मेडिसिन वगैरह हैं, ठीक है, इनकी तो डिमांड हो गई। लेकिन जो आपके अदर फैंसी गुड्स थे, कार्स हो गई आपकी, आपके और भी जो अदर फैक्टर्स हैं वो हो गए, तो उनकी जो डिमांड थी कम रही ना, तो उसकी वजह से गुडविल पर भी इफेक्ट पड़ता है और गुडविल की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यू पे। फिर है पोजेशन ऑफ लाइसेंस। अगर एक फर्म ने इंपोर्ट लाइसेंस को होल्ड करके रख रखा है, तो जो उसकी गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म विल बी मोर, एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर फर्म्स टू एंटर द बिजनेस इन द एब्सेंस ऑफ दिस लाइसेंस। इसमें क्या होगा कि जैसे अगर किसी दूसरी फर्म को जो है इंपोर्ट कराना होगा तो वो बिना लाइसेंस के तो इंपोर्ट नहीं करा सकती है। तो इस तरह से अगर आपने पोजीशन ले रखी है किसी भी तरह से लाइसेंस की, तो उसमें भी आपकी जो गुडविल है उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। फिर है मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स। अगर बिजनेस जो है एंजॉय करता है किसी भी तरह का मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, तो उस ये तो अज्यूम है कि उसके प्रॉफिट्स भी आई होंगे। और अगर उसने कोई स्पेशल राइट ले रखा है, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, आपका कॉपीराइट या पेटेंट राइट जो होते हैं वो हो गए, तो इससे भी जो है वैल्यू ऑफ गुडविल जो है बढ़ जाती है। उसके बाद रिस्क इन्वॉल्व। जितना रिस्क बिजनेस में होगा, जितना ज़्यादा रिस्क होगा, उतनी वैल्यू जो बिजनेस की गुडविल की है वो कम होगी। लेकिन यहाँ अगर रिस्क कम होगा, तो यहाँ पर जो है आप एक पॉइंट जैसे मैं बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आप लिख सकते हैं कि अगर बिजनेस का रिस्क कम है तो गुडविल ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इफ़ देर इज़ लेस रिस्क देन गुडविल विल बी, जो गुडविल है
वो ज़्यादा होगी, गुडविल विल बी मोर। ठीक है, उसके बाद है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट जो है बिजनेस के कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होते हैं तो गुडविल भी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं या कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे प्रॉफिट, बिजनेस को कभी लॉस हो जा रहा है कभी प्रॉफिट हो जा रहा है, तो उसकी जो गुडविल होती है वो कम हो जाती है। फिर फ्यूचर कंपटीशन, अगर ऐसा है कि जो बिजनेस है उसके किसी फ्यूचर में कंपटीशन होने के चांसेस हैं, यानी कोई दूसरी एक फर्म जो है वो स्टैब्लिश हो सकती है, इस तरह के चांसेस हैं, या कोई अदर जो एमएनसीज हैं वो आ सकती हैं, तो इस तरह के अगर चांसेस है तो जो वैल्यू होती है गुडविल की उसके रिड्यूस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद कैपिटल रिक्वायर्ड। अब आपको ये देखना होगा कि आपके बिजनेस में कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है। अब इसमें मान लो अगर एक ए बिजनेस है और एक बी बिजनेस है, ठीक है, ये दोनों बिजनेस हैं, इसने जो है सिर्फ 5 लाख की कैपिटल लगाई है और इसने जो है 8 लाख की कैपिटल लगाई है। ठीक है, 8 लाख ही हुआ ना, हाँ 8 लाख की कैपिटल लगाई है। अब देखो इसके जो प्रॉफिट्स हैं इस बिजनेस के प्रॉफिट मान लो ये है 70,000 के, और ये बिजनेस भी सेम एज 70,000 कमाता है, और इन दोनों बिजनेस का जो फैक्टर है, ये आप कह सकते हैं जो दोनों बिजनेस हैं ये सिमिलर नेचर के हैं। ठीक है, अब देखो, अब कैपिटल इसको तो सिर्फ 5 लाख लगानी पड़ी लेकिन इसको 8 लाख लगानी पड़ी, और प्रॉफिट तो सेम ही हो रहे हैं, तो इसका मतलब किसकी गुडविल ज्यादा होगी? ए वाले बिजनेस की, क्योंकि इसके तो प्रॉफिट्स भी ज्यादा है और कैपिटल भी कम लगा रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि दो अगर एंटरप्राइज सेम रेट पर प्रॉफिट को अर्न कर रही हैं तो ये देखा जाता है कि लेसर कैपिटल रिक्वायरमेंट वाला जो पर्सन होगा, बिजनेसमैन होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुडविल को एंजॉय कर रहा होगा। ठीक है, फिर अदर फैक्टर्स क्या हैं? गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, कि अच्छे रिलेशन होने चाहिए एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट की रेगुलेशन जो है बिजनेस से रिलेटेड में भी फेवरेबल होनी चाहिए। स्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस, जो पॉलिटिकल कंडीशंस है वो स्टेबल रहनी चाहिए, अगर वो स्टेबल नहीं रहेंगी तो फिर जो गुडविल है वो कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऐसे ही गवर्नमेंट रेगुलेशन फेवरेबल है तो ठीक है, अगर अनफेवरेबल है तो फिर वैल्यू जो है गुडविल की कम हो जाएगी। ऐसे ही गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या बोलोगे कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अच्छे हैं तो जो गुडविल है वो अच्छी होगी, लेकिन अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अच्छे नहीं है, कभी भी जो एम्प्लॉय है वो स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बिजनेस में तो गुडविल बेकार होगी, यानी कम होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, फिर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स। अगर बिजनेस जो है रिसर्च और डेवलपमेंट एफर्ट्स लगा रहा है, ठीक है, तो उसकी जो गुडविल है ज़्यादा होगी, क्योंकि उसको रिसर्च से ये पता चलेगा कि हम कौन सी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं या कस्टमर किन गुड्स की डिमांड कर रहा है। ठीक है, इन तरह से जो वो भी टेक्निक्स का एफर्ट अगर लगाएगा तो गुडविल ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद है इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। अगर वो अच्छे से एडवर्टाइजमेंट देगा और उस एडवर्टाइजमेंट से अगर कस्टमर अट्रैक्ट होंगे तो गुडविल अच्छी होगी। अगर कस्टमर अट्रैक्ट नहीं होंगे, आपने एडवर्टाइजमेंट अच्छी नहीं दी है, अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट नहीं दी है किसी भी बिजनेसमैन ने, तो क्या हो जाएगा, जो गुडविल है वो कम होगी। ठीक है, उसके बाद है पॉपुलैरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी वाइज कैसे हैं। अगर बिजनेसमैन क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देगा, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करेगा, वो भी रीजनेबल रेट्स पर, तो क्या होगा, गुडविल की जो वैल्यू है बढ़ेगी। लेकिन अगर वो जो है बेशक रीजनेबल प्राइसेस पर जो है प्रोडक्ट्स बेच रहा है, दे रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो बिजनेस की जो गुडविल की वैल्यू है वो कम होगी। फिर नेक्स्ट है नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हम सोल ट्रेड की बात कहें तो जो बिजनेसमैन है इज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, अगर वो डिस्पोज हो रहा है यानी ख़त्म हो रहा है सोल ट्रेड, तब हमें बिजनेस जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अगर किसी पार्टनर का एडमिट हुआ है तो वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, या किसी पार्टनर का डेथ हो गया है, प्रोपराइटर का डेथ हो गया है, तो भी इसमें जो है वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अगर पार्टनरशिप का केस है तो कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ है या रिटायर हो गया है कोई पार्टनर, या मर गया है, या किसी भी तरह से उनको अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना है, या डिसोल्यूशन हो रहा है, अमलगामेशन हुआ है कंपनी का, इस तरह से किसी भी तरह का रीज़न होगा तो हमें वैल्यूएशन जो है गुडविल की करनी होगी।
फिर कंपनी के केस की बात आती है, अगर किसी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया तब वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है। कोई दो कंपनी या दो से ज़्यादा कंपनी अमलगामेट हो गई तब वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है। अगर किसी कंपनी जो है लार्ज ब्लॉक ऑफ शेयर्स जो है लेना चाहती है, यानी वो जैसे मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी, ठीक है, दूसरी कंपनी होती है आपकी एक सब्सिडरी कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, ये जो कंपनी होती है ये सारा का सारा इस कंपनी को पूरा का पूरा ये संभालती है, उसको मैनेज ये करती है, कंट्रोल ये करती है। ये जो है पूरे या तो 100% के शेयर ले लेती है या फिर 51% का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर देती है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ है किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी एक होल्डिंग कंपनी ने करी है, तो उस केस में भी आपको जो है गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ सकती है। या फिर आपका बिजनेस जो है वो किसी गवर्नमेंट ने जो है पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया है तब वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अगर मान लो अगर आपको टैक्सेशन पर्पसेस के लिए आपने स्टॉक एक्सचेंज कोटेशंस नॉट बीइंग अवेलेबल, आपके पास जो है स्टॉक एक्सचेंज कोटेशंस अवेलेबल नहीं है और शेयर की जो वैल्यू है टैक्सेशन पर्पस के लिए आपको बतानी है, जैसे एक्साइज ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स, इन सब की, तो इस केस में भी कंपनी को जो है वैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पर मेथड्स हैं गुडविल के, 5 मेथड्स होते हैं मेन। एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, फोर्थ है परचेज कंसिडरेशन मेथड एंड फिफ्थ वन इज एन्युटी मेथड। अब देखो यहाँ पर जो हम कह सकते हैं, जब वैल्यू करते हैं गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि गुडविल जो है एक इनटेंजिबल एसेट है जिसकी वैल्यूएशन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अब ये जो है ये सारे जो मेथड्स हैं इनसे सबसे कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, ये सारे मेथड से अगर आप वैल्यूएशन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेथड से वैल्यूएशन सेम आए, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो अकाउंटेंट है वो अगर इस मेथड से कर रहा है, कोई दूसरा अकाउंटेंट इस मेथड से करेगा, एज जैसे उसको सुटेबल लगेगा वो उससे कर लेता है, ठीक है। सो प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रिएट क्या होती है कि जो एक्चुअल वैल्यू, करेक्ट वैल्यू होती है वो नहीं पता लग पाती गुडविल की, ठीक है। अब पहला मेथड हम पढ़ते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो है एक सिंपल और वाइडली यूज्ड मेथड है, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको जो है करना भी आसान है और ज़्यादा टिपिकल भी नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए जो भी पास्ट ईयर के प्रॉफिट्स होते हैं उनका एवरेज निकाला जाता है और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उनको मल्टीप्लाई किया जाता है नंबर ऑफ ईयर से। नंबर ऑफ ईयर से जब आप मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो उसके बाद आपकी जो है गुडविल निकल आएगी। जैसे यहाँ पर इफ़ द गुडविल ऑफ द फर्म इज एस्टिमेटेड एट 2 years परचेज, 2 years परचेज दे रखा है, 4 साल के प्रॉफिट हैं, 4 साल के प्रॉफिट को प्लस करा, उसके बाद 4 years से डिवाइड कर दिया क्योंकि हमने एवरेज निकालना है। एवरेज निकाल लिया, जो भी एवरेज प्रॉफिट आया उसको जो भी परचेज ईयर दिया होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर हमारा क्या आ जाता है 2,50,000 आ गया, ठीक है। सो जो गुडविल है वो निकल कर आ जाती है। अगर आप इसको थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो ये ध्यान रखना कि आप जो है एग्जाम्पल एक याद करके जाओ या अपनी तरफ से बना लेना, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद है वाई एवरेज प्रॉफिट आर यूज्ड एज बेस, कि एवरेज प्रॉफिट को हम हमेशा बेस की तरह क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बायर होता है बिजनेस का वो गुडविल के लिए पे करता है, जो कि गुडविल उसको आगे फ्यूचर प्रॉफिट्स जो है वो दिलाएगी बिजनेस के, ठीक है। मैंने क्या किया कि गुडविल किसी भी फर्म की परचेज कर ली और उसकी गुडविल बहुत अच्छी थी, अब आगे उसकी गुडविल पर मुझे जो है प्रॉफिट होगा, ठीक है। एज सच ही ऑलवेज वांट्स टू एस्टिमेट द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, तो वो फ्यूचर प्रॉफिट्स जो हैं वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स डिपेंड करता है एवरेज परफॉर्मेंस पर, कि पिछले पास्ट में क्या एवरेज परफॉर्मेंस हुई थी, उसके ऊपर जो है आपका फ्यूचर प्रॉफिट जो है उसके ऊपर बेस्ड होता है, उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस वजह से जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो ज़्यादातर एवरेज प्रॉफिट्स पर की जाती है और उसको एज अ बेस लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो जाती है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर मान लो मैंने ये सारा जो है बिजनेस का ये प्रॉफिट ले लिए, ठीक है, अब इसी में ही अगर कहीं लॉस आ जाता है तो जो सर्कमस्टांसेस हैं वो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस से भी आ सकता है लॉस, ज़रूरी तो नहीं है कि आपके वजह से ही लॉस आया होगा। तो अगर एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस की वजह से लॉस आ जाता है तो जो रिजल्ट्स आते हैं वो रियलाइबल नहीं होते, एक्यूरेट नहीं होते हैं। अब इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि आपने किसी एक परचेजर ने जो भी बिजनेस लिया है, ठीक है, अब उस बिजनेस पर
जो आपका अधिकार बन गया, अब आपने उसको कितने टाइम तक यूज़ किया है वो चेकआउट किया जाता है, उसके हिसाब से आगे फ्यूचर के लिए प्रॉफिट्स को देखा जाता है। अब क्या होता है कि अगर आपके जो है फ्यूचर प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली राइज हो रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप जो है इनको अपने हिसाब से वेट दे देते हो। वेट दे देने के बाद जो भी आप फिर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको टोटल वेट से जो है डिवाइड कर दिया जाता है, फिर आपका जो है मेन आंसर निकल कर आ जाता है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका कितना प्रॉफिट आया। लेकिन अगर किसी भी तरह का आपका सफिशिएंट या कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन हो रहा है प्रॉफिट्स के अंदर, इंस्टेड ऑफ असाइनिंग द वेट्स, इसमें क्या किया जाता है, आपका एस्टिमेट किया जाता है ट्रेंड को, और फिर ये जो है इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो लोअर होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और एडजस्टेड एवरेज पास्ट प्रॉफिट्स, ये क्या होते हैं, ये आर द प्रॉफिट्स दे आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। ये वो ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो कि बिजनेस एंटरप्राइज ने सोचा होता है, एक्सपेक्ट किया होता है कि ये अर्न करेगी, कीपिंग इन व्यू इट्स पास्ट परफॉर्मेंस के चलते उन्होंने एक्सपेक्ट कर लिया होता है कि ये इतना प्रॉफिट अर्न कर सकती है। तो ये जो प्रॉफिट्स हैं कैलकुलेट किए जाते हैं एवरेज पास्ट प्रॉफिट के बेस पर। सो से 3 to 5 ईयर्स, 3 या 5 साल पहले ये जो है इनके एडजस्टमेंट, जो पिछले 3 या 5 साल के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनके बेसिस पर इनकी एडजस्टमेंट की जाती है। और जितने भी इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वगैरह हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको भी यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है। अगर हम जब भी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी। अगर आपका किसी भी तरह का एबनॉर्मल गेन हो रहा है तो आप इसको क्या करेंगे, उस ईयर में से डिडक्ट कर दोगे। ठीक है, एबनॉर्मल गेन को आपने डिडक्ट करना है। लेकिन अगर आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, सॉरी, एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, तो आप उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ये एबनॉर्मल लॉस का मैंने आपको बता दिया। एबनॉर्मल लॉस कैसे हो सकता है, फ्लड्स आने की वजह से, फायर्स या अर्थक्वेक वगैरह की वजह से, तो इसको आप क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं प्रॉफिट, उस ईयर के प्रॉफिट में। मान लो अगर 2005 में मेरा अर्थक्वेक आया था, ठीक है, ये मैं ज़्यादा पुराना ले रही हूँ, वैसे ही आपको समझाने के लिए। आप 2005 मत लो, आप इसको ले लो 2017 ले लेते हैं। ठीक है, अगर इधर अर्थक्वेक आया है मान लो, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका लॉस हुआ है वो इसी ईयर वाले के प्रॉफिट में से आप ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, लॉस आया था 10,000, तो इस 10,000 को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। फिर है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी तरह की आपको इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से, तो उसको भी आप डिडक्ट करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको जो है वो भी आपको रिसीव्ड होती है नॉन ट्रेडिंग एसेट से। जैसे आपको, आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, उस पर आपको रेंट रिसीव्ड हुआ है, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे, आपने कोई ऑपरेशन नहीं किया है, आपने कोई प्रोडक्शन नहीं किया है, फिर भी अगर आपको किसी तरह की इनकम रिसीव्ड होती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। अगर आपके कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर में इनकर्ड होंगे, तो उनको आप पहले से ही डिडक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद है इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। अगर कोई भी इनकम आप सोच रहे हैं कि आपको फ्यूचर में मिल जाएगी, तो वो आप ऐड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग। अगर आपको लग रहा है कि जैसे मान लो आपने बिजनेस रन अप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं मेरे स्ट्राइक अप पे जा सकते हैं, या मेरी कोई मशीनरी ख़राब हो सकती है, या जो है कुछ बिजली 2-3 घंटे के लिए जा सकती है, या कुछ दिनों के लिए जा सकती है, आपको ऐसा लग रहा है, तो अगर आपके जो है एक्सपेक्टेड जो आपकी अर्निंग्स हैं, फ्यूचर अर्निंग्स है, उसमें स्टॉपेज हो सकता है, तो उसको आप पहले से ही डिडक्ट करते हुए चलोगे, जो भी आपका प्रॉफिट निकल कर आता है। फिर है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। इफ़ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन अगर आप एस्टिमेट कर रहे हैं, तो जो भी रेम्यूनरेशन आप पास्ट ईयर में दे रहे हैं उसमें से आप जो है अपने एवरेज प्रॉफिट में डिडक्ट करोगे। ठीक है, इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स है वो भी आप जो भी करंट रेट्स चल रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग माइनस करोगे। ठीक है, उसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट कर लोगे, फिर आप एक्चुअल में वैल्यू निकालोगे। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट निकल कर आता है, मान लो 4 साल का हमारा निकल कर आया है 1,20,000, उसमें ये सारी जो भी अगर आपको डिडक्शंस मिल जाएंगी, कुछ माइनस करते हैं, कुछ डिडक्शंस ऐड करते हैं, ये सारी एडजस्टमेंट्स कर लो। एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो आपका निकल कर आएगा प्रॉफिट, वो होगा आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अभी जो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट होगा, इसको आपने क्या करना है, इससे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालना है। ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को लोगे और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड हैं उनमें इनटू कर दोगे, तो एक्चुअल में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपकी निकल कर आ जाएगी।
अब नेक्स्ट है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या होता है, जो भी आपका एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट शो होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट्स के साथ, और कंपेयर करने के बाद यहाँ पर जो भी प्रॉफिट्स वगैरह निकल कर आते हैं तो वो जो है सुपर प्रॉफिट्स होंगे। जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है उसको आप क्या दे देते हैं, सुपर प्रॉफिट का नाम दे देते हैं। उसके बाद आप जो है नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे। आप कैलकुलेट कैसे करना है, इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं इसमें से नहीं पढ़ के बता रही हूँ, जो फॉर्मूला है उसमें से समझा रही हूँ आप लोगों को कि ढंग से समझ में आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, आपका कैपिटल आपने कितना इन्वेस्ट किया है और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके बाद आप डिवाइड कर देंगे उसको 100 से। और सुपर प्रॉफिट मैंने अभी बताया, जो भी आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट निकल कर आता है उसमें से आप जो है नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट अभी ऊपर बताया है कैसे निकल कर आएगा। सो इनको निकालने के बाद आपकी जो गुडविल है उसमें क्या करते हो, आपका जो सुपर प्रॉफिट आता है उसमें इंटू कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। कैसे करना है इसको, पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस क्या कर देते हैं, आपका नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की होगी वो लोगे, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में आप क्या करेंगे 100, और उसके बाद आप नॉर्मली गुडविल निकालेंगे, क्योंकि गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है आपका सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। समझ में आया। अब ये जो है आपको ये सारे फॉर्मूले अगर आप थ्योरी क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो भी लिखने होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दे सकते हैं तो एक एग्जांपल ज़रूर दें, मैंने पहले भी बोला है। अब उसके बाद जो है आपने क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, जब आप जो है एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं तो जो भी एबनॉर्मल लॉस है उसको आप ऐड बैक करेंगे, एबनॉर्मल इनकम को डिडक्ट करेंगे, मैनेजरियल रेम्युनरेशन अगर आपने कंसिडर की है अर्लियर तो आप उसको डिडक्ट करेंगे, इनकम टैक्स रेट जो भी आपने जो है जो भी उस टाइम में करंट रेट चल रहा है उसमें आपने पे किया है तो डिडक्ट करेंगे, और फिर वैल्यू निकाल लेंगे गुडविल की, और उसके बाद इस तरह से प्रॉफिट से आप सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। आज हम यहीं तक का ही टॉपिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।